Welcome, my dear students, in the second lecture of NCERT explanation. फर्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने ये दो पैराग्राफ देखे थे। यहाँ पर अब मुझे प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स। कल मैंने फ्लावर्स को मैं समझाया था, फ्लोरल पार्ट्स, और मैंने उनसे कहा था कि एक लिस्ट देना जिसमें NCERT में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये एक लिस्ट देने को कहा गया कि आप जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो आप सजाने के लिए घर में, गार्डन में, होम में उगाते हैं, उनकी एक लिस्ट कम से कम 5 प्लांट्स की देनी थी। तो वो आपको भेजना, कमेंट करके भेजना था। और यहाँ से हम लोग इवेंट शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे पहला है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स, जो भी वो स्ट्रक्चर्स जहाँ पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, और फिर वो गैमीट आगे कैसे फ्यूज़ करेंगे वो चीज़ देखेंगे हम लोग। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं बेटा पढ़ना। ये हेडिंग पढ़ेंगे। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। जब फ्लावर बेटा कम्प्लीटली बन जाता है, जब मुझे दिखाई पड़ता है, उससे बहुत पहले फ्लाइट जो डिसीजन हो जाता है किसका, फ्लावर के बनने का, वो हो जाता है। और कैसे बनता है वो देखेंगे, क्योंकि फ्लावर एक्चुअली क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लें 1 मिनट में कि फ्लावर क्या होता है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, और ऐसा कहा है गोथे साहब ने, एक साइंटिस्ट हैं। और ये सेंटेंस बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में 11th क्लास में फर्स्ट लाइन यही लिखी हुई है, फ्लावर, जहाँ पे फ्लावर का एक्सप्लेनेशन किया गया है। फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट। तो गोथे जो थे एक महान साइंटिस्ट थे बेटा, बॉटनिस्ट थे, और उन्होंने ये कहा कि फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट। शूट का मतलब होता है, जैसे ये पूरा एक स्टेम है, स्टेम, ये स्टेम है, स्टेम में ये नोड यहाँ से रूट होंगे, और ये स्टेम पर, तो यहाँ से नोड, और ये इंटरनोड, ये इतना इंटरनोड है, ये सब नोड्स हैं, और जहाँ पे नोड्स हैं वहाँ पे कोई लीफ निकली होंगी। तो इतना पार्ट पूरा सूट बोला जाता है। सूट में क्या होता है, ये ऐसे बनाऊँ मैं यहाँ पे, देखो ये क्या है, नोड, और ये क्या है, जो इतना पार्ट है ये वाला, ये होता है इंटरनोड। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेंगी, बोलो लीफ निकलेंगी। क्या निकलेंगी, लीफ निकलेंगी। तो अब ये पूरा पार्ट जिसमें स्टेम भी है, ये वाला पार्ट स्टेम है, और जिसमें लीफ भी हैं, ये इसको बोला जाता है सूट। तो क्या पूरा का पूरा सूट जो होता है वो फ्लावर के फ्लावर में मॉडिफाई हो जाता है। गोथे साहब ने ऐसा कहा, तो बहुत से साइंटिस्ट उनके बाद से एकदम से अगेंस्ट चले गए और कहा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि सूट, पूरा का पूरा सूट फ्लावर कैसे हो सकता है। तो उसके लिए इनके जो फेवर में साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारा एविडेंस भी दिया। उन्होंने कहा कि जो बेटा नोड और पहले तो गोथे साहब ने इसको समझाया, क्योंकि ये चीज़ स्टेटमेंट तो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप साइंटिस्ट के लेवल पे सोचेंगे तो उतना आसान नहीं है ये करना, ये कह देना कि सूट का पूरा सूट क्या है, एक फ्लावर है। तो लेकिन सब साइंटिस्ट ने बोला कि गोथे साहब माफ़ कीजिए, लेकिन अपनी बात का मतलब तो साफ़ कीजिए। तो कहा कि गोथे साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो एक्सप्लेन क्या किया उन्होंने कहा कि ये जो नोड और इंटर नोड है, इनके बीच में थोड़ा सा जो स्पेस है, इंटर नोड के बीच में स्पेस है, और ये इंटर नोड क्या हो जाता है, बहुत ही इतना कंडेंस्ड हो जाता है, नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ता, और ये नोड पास आता है, इंटर नोड बहुत ही कम हो जाता है, रिड्यूस्ड इंटर नोड होता है, और वो पार्ट पूरा हो जाता है थैलमस। और आपको पता है कि जब आपने फ्लावर पढ़ा था, मैं थोड़ा बना के दिखाता हूँ आपको। ये फ्लावर, ये है थैलमस। क्या है ये थैलमस का पार्ट है। बताओ, यहाँ से पेटल्स निकले हुए हैं, यहाँ से क्या निकले हुए हैं, पेटल्स, ये सेपल्स, और यहीं से क्या निकले हुए हैं, ये एंड्रोसियम, ये आपका पिस्टिल है। ये क्या है, पिस्टिल, ये क्या है, स्टेमन, ये यूनिट ऑफ एंड्रोसियम है, ये पिस्टिल के है, यूनिट ऑफ गाइनिशियम, और ये आपका कोरोला है, ये कैलेक्स है। ये सभी पार्ट किस पे टिके हुए हैं, ये सारे पार्ट्स टिके हुए हैं थैलमस के ऊपर। और ये वाला पार्ट जो है ये है थैलमस। तो उन्होंने कहा कि थैलमस में ये ऐसे 4 नोड होती हैं,
और 3 इंटरनोड होते हैं। और ये जो नोड और इंटरनोड तो इतना कंडेंस्ड होते हैं कि वो नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ से पेटल एराइज हुई हैं, यहाँ से ये स्टेमन एराइज हुआ है, यहाँ से, और ये सभी क्या हैं, हर एक नोड से निकलते हुए लीव्स हैं। को मैंने भी दिखाया था कि जैसे ये मैंने आपको स्टेम बनाया था, और स्टेम में मैंने कहा था कि ये नोड और इंटरनोड है, मैंने कहा था यहाँ से लीव्स निकली हैं। तो जो बाहर वाली सबसे नीचे वाला है, ये वाली लीव्स मॉडिफाई हो गई किसमें, ध्यान समझना बेटा, ये वाली जो लीफ है ये मॉडिफाई हो गई सेपल्स में, ये वाली लीव्स हैं ये मॉडिफाई हो गई पेटल्स में, फिर ये जो लीव्स हैं ये लीव्स मॉडिफाई हो गई हैं एंड्रोसियम में, फिर ये लीव्स लास्ट में ये मॉडिफाई हो गई हैं किसमें, पिस्टिल में। ठीक है, तो चाहे कैलेक्स हो, चाहे कोरोला हो, चाहे स्टेमन हो, और चाहे आपका ये गायनीशियम पिस्टिल हो, सभी के सभी लीफ के मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है ना। और ये सभी टिके हुए थैलमस पे। थैलमस क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो ये क्वेश्चन पूछा गया थैलमस, व्हाट इज थैलमस, मॉडिफाइड स्टेम है, व्हाट इज स्टेमन, मॉडिफाइड लीफ। और इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है माइक्रोस्पोरेंजिया। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊँगा जहाँ पर आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बैक करके जाता हूँ आपको ये समझाने के लिए। देखो, जब आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा जिम्नोस्पर्म में कोन होते हैं, क्या होते हैं, और कोन मेल कोन फीमेल कोन अलग अलग होते हैं, ये कोन है। तो कोन क्या होता है, कोन होता है क्लस्टर ऑफ, कोन होता है क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल। क्या होता है, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल। तो फिल का मतलब क्या होता है, फिल का मतलब होता है लीफ, स्पोरो का मतलब स्पोर बनाने वाली। अब अगर ये मेल कोन है तो ये बनाएंगे माइक्रोस्पोरोफिल। क्या होगा बेटा, माइक्रोस्पोरोफिल। और अगर ये फीमेल कोन है तो ये फीमेल कोन में होगा मेगा स्पोरोफिल। अब मेगा स्पोरोफिल माने ऐसी लीफ, फिल मतलब लीफ, तो मेगा स्पोरोफिल ऐसी लीफ है जिसमें मेगा स्पोरेंजिया डेवलप करेंगी। शोराई तो आपने पढ़ाई होगा, स्टेरोफाइटा में भी होता है। अब ये बेटा ये क्या है, ये पूरी लीफ है स्पोरोफिल, और इसमें डेवलप हो रही है। अगर मैं कह रहा हूँ ये लीफ मेगा स्पोरोफिल है, यानी कि फीमेल स्पोर बनाएगी आगे चल के, तो ये लीफ को बोलूँगा मेगा स्पोरोफिल। तो यहाँ डेवलप होंगे मेगा स्पोरेंजिया, प्लूरल नाम लिया मैंने, स्पोरेंजियम होता है एक, स्पोरेंजिया के जब, तो यहाँ पे क्या डेवलप होंगी, मेगा स्पोरेंजिया, और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर बनेगा मेगा स्पोर। ठीक है, तो इस कोन में ये बहुत सारे जो क्लस्टर आप देख रहे हो ये सब मेगा स्पोरोफिल है फीमेल कोन में, और मेल कोन में ये सब क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है। तो अगर मैं कहूँगा माइक्रो स्पोरोफिल तो इसमें बनेंगे माइक्रो स्पोर, और माइक्रोस्पोर मदर से माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी जिससे बनेगा माइक्रोस्पोर। ठीक है, सब में, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो। अब वही माइक्रोस्पोरेंजिया एंजियोस्पर्म में एक अलग फॉर्म में आ गया है जिसको मैंने कहा है स्टेमन। बोलो, इसमें माइक्रोस्पोर ही तो बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं एंथर में कि नहीं बनते। अभी जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहे हैं ये क्या हैं, माइक्रोस्पोर है ना, 4 माइक्रोस्पोर बन गए, या ऐसे बना लो, 4 माइक्रोस्पोर बन गए। अभी जो 4 माइक्रोस्पोर बन गए हैं, ठीक है बेटा, ये माइक्रोस्पोर है, मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे, तो ये बनेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया में। तो स्टेमेंस आर इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरेंजिया, ये याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेमेंस आर इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरेंजिया, या फिर आल्सो कॉल्ड भी कह सकते हैं आप माइक्रोस्पोरेंजिया। उसी तरह ये जो बेटा मेगा स्पोरेंजिया है, वो जैसे कि आपने, मैंने पिस्टिल बताया तुम्हें, तो जो पिस्टिल होता है, ये पिस्टिल भी क्या है, ये ओवरी, ये स्टाइल स्टिग्मा, तो ये भी क्या है। अब देखो इस यहाँ पर ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा, ओव्यूल है क्या, पहली बात ये बताओ, ओव्यूल होता है इंटीग्युमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। क्या है, मेगास्पोरेंजियम है, वो भी इंटीग्युमेंटेड, जैसे मैंने ये कहा, ये इंटीग्युमेंट है, ये मैं माइक्रोस्पोरेंजिया ऐसे बनाता हूँ, आर्थोट्रोपस बनाया मैंने। अब देखो यहाँ पर ये
मेगास्पोर डेवलप हो रहा है। ये माइक्रो मेगास्पोर एंजिया है, इंटेगुमेंट है ये, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं बोलूँगा ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम जब इंटेगुमेंटेड हो जाती है तो मैं उसको कहने लगता हूँ ओव्यूल। तो ये ओव्यूल है। अब ये कहाँ डेवलप हो रहा है? ये ओवरी में, पिस्टिल में डेवलप हो रहा है पूरा ये। अब इसके बनाएगा, मेगास्पोर बनाएगा। तो बेटा वो ये जो पूरा पिस्टिल है, क्या ये मॉडिफाइड लीफ नहीं है? है। और इसको बोलूँगा मेगास्पोरोफिल। तो पिस्टिल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरोफिल एंड स्टेमन इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ का है ना। तो इस तरह से ये जो बेटा फ्लावर मैंने अभी बनाया था, एक सेकेंड को, मैंने ये जो फ्लावर बनाया था बेटा, ये फ्लावर मैंने यहाँ पे थैलमस दिखाया था तुम्हें, और ये थैलमस में ये मैंने लिखा था ये पेटल्स हैं यहाँ से। अब देखो ये क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल। ये क्या है? मेगास्पोरोफिल। तो क्या ये मॉडिफिकेशन है लीफ का? ये भी मॉडिफिकेशन है लीफ का। तो मॉडिफाइड लीफ है सभी, और ये तो मॉडिफाइड लीफ है ही। यहाँ पे सेपल्स, ये भी मॉडिफाइड लीफ है। तो ये थैलमस किसका है? स्टेम। ये थैलमस जो होता है बेटा, थैलमस किसका मॉडिफिकेशन है? थैलमस मॉडिफिकेशन है स्टेम का। अब स्टेम भी है, लीफ भी है, तो क्या ये शूट नहीं है बेटा? तो ये गोते साहब ने कहा कि ये जो बेटा गोते साहब ने क्या कहा कि ये जो फ्लावर होता है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो बहुत से साइंटिस्ट को तसल्ली हो गई, और कुछ को तसल्ली नहीं भी हुई है। तो जिनको तसल्ली नहीं हुई उनके लिए कुछ बाद में जो इनके सपोर्टर्स थे, जिन्होंने इस बात को समझा और इस पर रिसर्च की, उन्होंने कुछ एविडेंस दिए हैं। तो मैं एक आध एविडेंस जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, फिर मैं अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ। वो इवेंट्स वो देखने हैं, क्योंकि इवेंट के साथ में मुझे क्या देखना, फ्लोरल स्ट्रक्चर भी देखने हैं ना, इसलिए मैं फ्लावर के बारे में तो मैं वो सब चीज़ें थोड़ा डिटेल में लेके जाना चाहता हूँ। और मैं इसी लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो ये लाइन है कि फ्लावर बनने के पहले क्या होता है, फ्लावर डिसीजन कैसे होता है कि फ्लावर बनेगा। ठीक है, तो वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि फ्लावर बनेगा तो कैसे बनेगा, फ्लावर एक्चुअली है क्या। तो ये है मॉडिफाइड शूट। एविडेंस की मैं बात कर रहा था। एविडेंस क्या, पहला आया था सिलीन प्लांट से। कौन से प्लांट से? सिलीन प्लांट। सिलीन प्लांट। और सिलीन प्लांट में होता क्या है? उसमें होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, जहाँ पे देखो ये स्टेमन है, ये पेटल्स है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, और ये सेपल्स है। नॉर्मली थैलमस में पेटल और सेपल के बीच में गैप नहीं होता, यहाँ पर गैप है, और ये शो हो रहा है कि यहाँ पर ये स्टेम है। और थैलमस में नॉर्मली क्या होता है, अभी मैंने पिछले डायग्राम में बना के दिखाया था, जहाँ से सेपल है पेटल है, वहीं से सेपल निकला हुआ है, और ये फूला सा पार्ट इसके आगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सेपल और पेटल्स के बीच में ये वाला गैप है, और इस गैप को बोलेंगे एंथोफोर। क्या बोलेंगे? इस गैप को नाम याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में। एंथोफोर है। क्या है? एंथोफोर है। ठीक है, सिलीन प्लांट में ऐसा है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल कैपेरिस है, पैसीफ्लोरा है, क्लियोम गायनेंड्रा है। क्लियोम गायनेंड्रा में गायनोड्रोप्सिस। गायनोड्रोप्सिस में क्या देखने को मिलता है? मैं डायरेक्ट तुम्हें गायनोड्रोप्सिस बता देता हूँ। गायनोड्रोप्सिस यानी कि गायनोफोर और एंड्रोफोर दोनों मिलते हैं उसमें। सभी को समझा देता हूँ एक तरफ से, देख लो। अच्छा, सिलीन प्लांट का एग्जाम्पल हुआ जिसमें क्या मिला आपको? एंथोफोर। दूसरा बता दो एंड्रोफोर। दूसरा क्या बताने जा रहा हूँ? एंड्रोफोर। एंड्रोफोर। एंड्रोफोर में क्या होता है, एक सेकंड देख लेते हैं। एंड्रोफोर बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये फ्लावर है, यहाँ पे ये पेस्ट है, ये ऐसा होना चाहिए था थैलमस, लेकिन ऐसा नहीं होता। पूरा चला गया। क्या होता है? जैसे ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। नीचे का ये यहाँ से क्या होता है, ये स्टेमन निकले। ठीक है, स्टेमन के बाद थोड़ा सा गैप है, फिर पेटल्स निकले, थोड़ा सा गैप है, फिर पेटल्स ऐसे निकलते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ के बाद ये ऐसे सेपल्स निकले हुए।
तो यहाँ पर गैप किसके किसके बीच में, एंड्रोसियम और कोरोला के बीच में गैप है, ये वाला गैप। इस गैप को बोलते हैं एंड्रोफोर। मैं बोल रहा हूँ आप नोट करना, क्या क्या नाम बोला मैंने, एंड्रोफोर। ये मिला है आपको पैसिफ्लोरा में। कैपेरिस में क्या मिला, तो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा डायग्राम देखो, उसमें गायनोफोर मिलता है। और गायनोफोर कैसा होता है, गायनोफोर ऐसा होता है, ये ऐसे आकर के फिर थैलमस ऐसा होना चाहिए था, तो वो थैलमस ऐसा नहीं, यहाँ से ये ओवरी तो है इसमें, खैर ओवरी, और उसके बाद फिर ये थोड़ा गैप करके स्टेमन निकले हुए हैं, स्टेमन कहाँ से थोड़ा सा गैप करके निकले हुए हैं, फिर उसके बाद ये पेटल्स और ये सब निकले हैं। तो ये जो बीच में गैप, ये वाला गैप है, ये वाला गैप जो इतना गैप है, ये इतना गैप को बोला जाता है गायनोफोर, क्योंकि गायनीशियम एंड्रोसियम के बीच जिसके पहले गैप होता है उसको स्पेस होता है ना थैलमस में, स्टेम में। तो अब यहाँ पर इंटरनोड थोड़ा बड़ा हो गया, वैसे तो क्या होता था, थैलमस से सभी पार्ट निकले होते थे पास से, तो यहाँ पे जो इंटरनोड कह लो इसको, क्योंकि स्टेम है, तो यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है कि थैलमस एक स्टेम है। क्योंकि अभी मैंने कोरोला और कैलेक्स के बीच में थोड़ा सा गैप देखा, एक प्लांट में मैंने कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में देखा, यहाँ मैं यहाँ मैं पिस्टिल और एंड्रोसियम यानी कि गायनीशियम और एंड्रोसियम के बीच में थोड़ा सा गैप देख रहा हूँ, स्पेस देख रहा हूँ। इस स्पेस को बोलते हैं गायनोफोर। क्या बोलते हैं, गायनोफोर बोलते हैं। अभी जो गायनोफोर है ये किसके बीच में है, ये है गायनीशियम और एंड्रोसियम के बीच में, गायनीशियम के जस्ट नीचे है ये, ठीक है, ये कैपेरिस में। फिर उसके बाद एक ऐसा एविडेंस में उन्होंने दिया जो दोनों में है, जो दोनों मतलब एंड्रोफोर और गायनोफोर दोनों उसमें मिलते हैं, उसका नाम है क्लियोम गायनेंड्रा या गायनेंड्रोप्सिस। गायनेंड्रोप्सिस मतलब क्या है, गायनोफोर और एंड्रोफोर दोनों मिलते हैं। देखो क्या होता है, ऐसा होता है, ये फ्लावर है, ठीक है, ओवरी ये, फिर यहाँ से थोड़ा सा गैप के बाद ये स्टेमन, छोटे हो बड़े उससे फ़र्क नहीं पड़ता, गैप के बाद स्टेमन, तो ये गैप हो गया बीच में, फिर गैप है, गैप के बाद ऐसा ये पेटल। तो ये स्पेस क्या है, बोलो एंड्रोफोर। क्या है बेटा, एंड्रोफोर। और ये स्पेस क्या है, गायनोफोर। तो गायनोफोर एंड्रोफोर दोनों मिलते हैं इसमें, इसलिए इसको बोला जाता है गायनेंड्रोफोर। और ये अब इसको मैं बोलूँगा गायनेंड्रोफोर। अब ये एग्जाम्पल क्या दिया मैंने इसका, गायनेंड्रोप्सिस प्लांट का नाम क्या है, गायनेंड्रोप्सिस, कॉमन नेम है क्लियोम गायनेंड्रा। कॉमन नेम नहीं, ये भी बायोलॉजिकल नेम ही है, क्लियोम गायनेंड्रा। कॉमन नेम सोना कैबेज होता है इसका, कॉमनली कॉल्ड सोना कैबेज। सोना कैबेज आप सर्च करोगे आ जाएगा, सोना कैबेज क्लियोम गायनेंड्रा के नाम से, क्लियोम गायनेंड्रा या गायनेंड्रोप्सिस ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो इससे पता चल गया ना कि थैलमस क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। अब थैलमस मॉडिफाइड स्टेम है, बाकी फ्लोरल पार्ट जो बचे वो क्या होते हैं, वो होते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो हो गया ना ये पूरा स्टेम और लीफ मिला के शूट, तो सो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें इस पैराग्राफ को ठीक से पढ़ लेते हैं। फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस, ये अब आगे, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेज आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोर्डियम। प्रीमोर्डियम का मतलब ये जो प्रीमोर्डियल सेल्स होती है जिनसे ये डेवलप, जैसे कि आप गैमीट बनाते हैं, आप उसमें याद करो, मेल फीमेल ह्यूमन में याद करो, तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं जिससे बेटा ओवम बनती है, स्पर्म जिससे बनते हुए प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती है। प्रीमोर्डियल मतलब इमेच्योर सेल जो आगे चल कर के आपका मेच्योर गैमीट बनाएंगी। जैसे जो बेटा सॉरी जो मेगास्पोर बन रहा है या माइक्रोस्पोर बन रहा है, तो माइक्रोस्पोर किसी सेल से बनेगा, प्रीमोर्डियल सेल होगी, आगे चल के वो गैमीट बनेगा, वो मेगास्पोर। जैसे कि मान लो, मैं थोड़ा सा इसके ऐसे बताता हूँ, ये मान लो आपका स्पोरोजेनस टिश्यू है, ठीक है। तो स्पोरोजेनस टिश्यू 2n है, और जिस सेल से स्पोरोजेनस टिश्यू बना है वो प्रीमोर्डियल सेल होंगी, इनमें से कोई एक सेल एमएमसी बनेगी, ये एमएमसी आगे चल करके स्पोर बनाएगी, इसी स्पोर से गैमीट बनेगा, ठीक है। इतना क्लियर है ना। मान लो मैंने कहा कि मेल की बात कर रहा हूँ, तो ये माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर से पॉलन बनेगा, पॉलन से फिर उसके अंदर मेल गैमीट बनेगा, तो गैमीट अल्टीमेटली बनेगा ना,
तो जिस सेल से शुरू होगा उसको प्रीमोर्डियल सेल कहेंगे, वहाँ से शुरुआत होती है इमेच्योर, और वो फ्लावर के बनने के साथ ही शुरू होता है। रिपीट, फ्लावर अभी कंप्लीट, ऐसा नहीं कि फ्लावर बनकर तैयार हो गया उसके बाद वो प्रीमोर्डियल सेल बन गई। एक तरफ फ्लावर का डेवलपमेंट शुरू हुआ, साथ में जैसे लीफ मॉडिफाई हो रही है स्टेम में, तो साथ में वो प्रीमोर्डियल सेल उसी में डेवलप कर रही है। फ्लावर के मेच्योर होते होते गैमीट वहाँ बन जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। हाँ, पूरा सेंटेंस समझ लो पहले। प्रीमोर्डियल मैंने समझाया भी क्या है। पूरा सेंटेंस ये कह रहा है कि बहुत से हार्मोन्स और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज होंगी जहाँ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, अभी सेल लगातार डिवाइड कर रही है, और डिवाइड करने के बाद जैसे एक सेल ये डिवाइड हो रही है, और डिवाइड करने के बाद ये अब ये एक सेल से 2 डॉटर सेल बनी, तो ये वैसी हैं जैसी ये हैं, तो ये बोलेंगे अनडिफरेंशिएटेड सेल। ये सेल डिवाइड तो हुई पर डिफरेंशिएशन नहीं हुई। अब ये सेल जो मदर सेल है, जब ये डिवाइड होकर के 2 सेल बनाएंगी, ये सेल मान लो थोड़ा अलग तरह से वर्क करेगी, इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होंगे, कुछ मॉडिफिकेशन होंगे जो इस लाइन से हट जाएगी, तो उसको अब ये आगे थोड़ा अलग काम करेगी, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिवीज़न के साथ कभी कभी डिफरेंशिएशन होता है और डिवीज़न के साथ कभी कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो अभी सब स्पोरोजेनस टिश्यू डिवाइड हो रही हैं, उनमें से कोई एक सेल डिफरेंशिएट होकर के एमएमसी बनेगी ना, तो वो डिफरेंशिएशन है। वो क्या है? डिफरेंशिएशन है। वो डिफरेंशिएशन एक बार हो गया तो फिर सेल, अब जैसे ये जो सेल है, ये सेल एक बार ये बन सकती है, फिर ये डिफरेंशिएट होने के बाद ये सेल नहीं बना सकती, ये इसी लाइन में जाएगी, ये सभी टाइप की सेल्स बना सकती है। जैसे टोटीपोटेंट समझ ना, यही है। अगर सेल डिफरेंशिएट होगी समझो वो टोटीपोटेंट नहीं है। टोटीपोटेंट सेल किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है, फिर वो टोटीपोटेंसी लॉस कर देती है जब वो डिफरेंशिएट होती है। तो हाँ, प्लांट के केस में डी डिफरेंशिएशन देखा जाता है कई बार, जैसे कि जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो कैसे वो कैम्बियम बना लेती हैं ना, फिर से डिवाइड होने लगती हैं। मैच्योर अभी तो क्या परमानेंट टिश्यू बन गई, वो फिर से वो मेरिस्टेमेटिक हो गई, तो ये इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो लगातार डिवाइड होती हैं, फिर वो डिवीजन करना स्टॉप कर देती है और परमानेंट हो जाती है, उसको परमानेंट टिश्यू बन जाता है, तो वो डिफरेंशिएशन है। अब वो अगर जब तक डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा तब तक वो ऐसे डिवाइड होती रहेंगी और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोली जाएंगी। तो शुरू में जो यहाँ पे बनता है फ्लावर, तो इसमें बहुत से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। जो फ्लावर अभी एंथर देखोगे, एंथर शुरू में क्या होता है? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का गुच्छा होता है। मैं थोड़ा सा कुछ समझा देता हूँ, देखो क्या। एंथर जो होता है शुरू में ये पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पूरा मास होता है, मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बहुत सारे सेल्स होती हैं इसमें। इसी में अब ये डिवाइड होकर के एक आर्कीस्पोरियल सेल बनती है। कौन सेल? आर्कीस्पोरियल सेल। और आर्कीस्पोरियल सेल से बनता है स्पोरोजेनस टिश्यू बनता है। ठीक है, डिवीजन होता है ना, पेरिक्राइनल टिश्यू और ये एंटीक्राइनल डिवीजन, 2 तरह का डिवीजन होता है। और साथ में क्या बनता है? साथ में बनती है 4 लेयर, जिसमें बोलते हैं एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। जिसमें से एपिडर्मिस पहले से बनी होती है, वो इन आर्कीस्पोरियल सेल से डेवलप नहीं होती। जो आर्कीस्पोरियल सेल बनी, इससे ये आर्कीस्पोरियल सेल से स्पोरोजेनस टिश्यू भी बनेगा डिवीजन के बाद, और इससे 4 लेयर जो एंथर में होती है वो 4 लेयर भी बनती है। तो एपिडर्मिस नहीं बनती, 4 में कर रहा हूँ, हालांकि 3 बनती है। एपिडर्मिस पहले से होती है। ये जो बेटा मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप देख रहे हो, इसमें एपिडर्मिस पहले से प्रेजेंट है, तो ये आर्कीस्पोरियल टिश्यू से नहीं बनेगी। ठीक है, ये पहले, बाकी मिडिल लेयर, एंडोथेलियम और टेपिटम बनती। तो ये है, शुरू में क्या होता है? मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एंथर। और जो ओव्यूल होता है आपका, वो भी शुरू में मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप होता है उसमें, फिर बाद में एमएमसी बनती है, वो हम आगे देखेंगे बेटा। अभी मैं ये आपको क्लियर कर रहा हूँ कि क्या चेंजेज होते हैं। हार्मोनल चेंजेज होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं जो इनिशिएट करते हैं डिफरेंशिएशन फर्दर डेवलपमेंट के लिए और फ्लोरल प्रिमोर्डियम बनाने के लिए। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स। इन्फ्लोरेसेंस बन जाते हैं जो क्या बोलते हैं? फ्लोरल बर्ड। फ्लावर जो बर्ड्स होती हैं, कलियाँ देखा आपने, बर्ड्स, वो निकलती हैं और वो कैरी करती हैं। तो आगे देखते हैं। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड द एंड्रोसियम एंड गाइनीशियम, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है।
यहाँ पे क्लियर किया कि ये बेटा जो एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और गायनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप बनता है, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया ना, फ्लावर बनता है और साथ में एंथर का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और अगर अलग मेल फीमेल अलग अलग है तो मेल प्लांट में एंथर और फीमेल प्लांट में ओव्यूल का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। यानी एंड्रोशियम यहाँ डेवलप हो रहा है और गायनीशियम वही डेवलप हो रहा है। एंड्रोशियम की यूनिट है स्टेमन, गायनीशियम की यूनिट है पिस्टिल। दोनों अपने अपने फ्लावर में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दोनों एक ही फ्लावर में साथ साथ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो एंड्रोशियम भी डेवलप हो गया और गायनीशियम भी डेवलप हो गया है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट हुआ और डेवलप हुआ। डिफ्रेंशिएट कैसे हुआ? मैंने कहा ना कि पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर उससे आर्किस्पोरियल सेल बनी, वो डिफ्रेंशिएट हो गई, और फिर उनके डिवीजन से स्पोरोजिनस टिश्यू बना, और वो लेयर्स बनी जो कवर करती हैं एंथर को और उसको ओव्यूल को, दोनों को। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या करें। एंड्रोशियम एंड गायनीशियम, हाँ ठीक है। यू वुड recollect that the endometrium consists of a whorl of stamen representing the male reproductive organ, the gynoecium represents female reproductive। हाँ, ये जो लाइन लास्ट में लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, बट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कल के लेक्चर में मैंने ये लाइन आपको बताई थी। यहाँ तक हालांकि मैं पहुँचा नहीं था, अभी भी मैंने इसको आपको क्लियर करके बताया है कई बार कि जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं रेस्पेक्टिवली एंड्रोशियम एंड गायनीशियम, एंड्रोशियम रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गायनीशियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये दोनों फ्लोरल पार्ट। ये इन्होंने एक वर्ड लिखा है वर्ल्ड्स। वर्ल्ड का मतलब होता है घेरा। जैसे मैंने ये कहा ना कि ये जैसे ये थैलमस है और यहीं से ये पेटल है, ये पेटल है, ये तो यहाँ पे ये पूरा ये वर्ल्ड का पूरा ये चारों तरफ से लगी हुई है ना पेटल्स, तो ये वर्ल्ड है। फिर ये स्टेमन, ऐसे बहुत सारे स्टेमन लगे हुए हैं चारों तरफ से, तो ये क्या है, एक वर्ल्ड है। और ये वर्ल्ड क्या हो जाएगा पूरा, आपको एक घेरा समझ लो, जैसे आप फिंगर करो तो चारों तरफ से हो जाता है ना, एक पूरा घेरा जो कवर करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक वर्ल्ड। तो 4 वर्ल्ड होते हैं। कैलेक्स का अलग वर्ल्ड होता है, एक वर्ल्ड कैलेक्स होता है, एक वर्ल्ड होता है कोरोला, एक वर्ल्ड होता है एंड्रोशियम, एक होता है गायनीशियम। ये 4 वर्ल्ड होते हैं। आप इनको फ्लोरल पार्ट भी कहते हैं, वही बात है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया डिफरेंस होता है कि ये देखो, ये लाइन मैंने तुम्हें पहले ही समझाई थी कि ये 4 जो फ्लोरल पार्ट में से 2 गायनीशियम और एंड्रोशियम, ये फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पे ये हेडिंग हम लोग समझेंगे अब। तो ये इस हेडिंग समझेंगे और साथ में लिखा है पॉलन ग्रेन्स, यानी कि अब हम लोग मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, गैमीटोजेनेसिस पढ़ेंगे। पहली इसके पैराग्राफ में यहाँ तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स है। क्या है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, ये हम लोग, तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी नहीं देखा, इवेंट्स भी नहीं देखा। पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ थोड़ा सा कि ये इवेंट क्या होते हैं और स्ट्रक्चर क्या होते हैं। इवेंट भी होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है गैमीटोजेनेसिस एंड पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन जब तक नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन के पहले के सभी इवेंट होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फिर होता है फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, 3 तरह के इवेंट होते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी कुछ होगा, तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस होती है, गैमीट बनते हैं, और एक चीज़ होती है पॉलिनेशन, गैमीटोजेनेसिस एंड पॉलिनेशन, यानी गैमीट बनेंगे और वो गैमीट ट्रांसफ़र किए जाएंगे। वो गैमीट कहाँ ट्रांसफ़र किए जाएंगे, वो गैमीट मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक ट्रांसफ़र किए जाएंगे, चाहे वो फ्लावर उसी प्लांट पे हो या किसी दूसरे अदर प्लांट पे हो। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन होता है। तो ये 2 इवेंट क्या होंगे बेटा, पॉलिनेशन होंगे और ये गैमीट बनना और उनका ट्रांसफ़र, यानी गैमीटोजेनेसिस और पॉलिनेशन, ये दोनों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे। फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में इतना आता है। दूसरा स्ट्रक्चर, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर क्या,
स्ट्रक्चर जैसे जहाँ स्ट्रक्चर वो होते हैं जहाँ पे गैमीट बनते हैं। जब मैंने कहा इवेंट क्या है गैमीटोजेनेसिस, तो स्ट्रक्चर होंगे वो स्ट्रक्चर्स जहाँ पर वो गैमीट बनेंगे। तो मैं जब बात करूँगा एंथर की तो वो हो जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। मैं बात करूँगा ओव्यूल की, अनफर्टिलाइज ओव्यूल की बात करूँगा तो वो हो जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है। अब जैसे मैं एक ओव्यूल देख रहा हूँ, ज़रा मैं आपको जैसे कि एंथर क्या है, एंथर डिहाइसेंस हुआ है और जब तक वो उसमें बन नहीं गए हैं ओव्यूल सॉरी पोलन बन गए और फिर वो एंथर डिहाइसेंस हुआ, फट गया। डिहाइसेंस मतलब फटना, स्फोटन उसका। और वो एंथर से पोलन बाहर निकलते हैं। एंथर से पोलन बाहर निकलने के बाद वो उनका पोलिनेशन होता है, वो जहाँ चले जाते हैं स्टिग्मा पर वो जर्मिनेट होते हैं स्टाइल से पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गेमीट फीमेल गेमीट तक पहुँच जाते हैं। अब ये से मैं एक ओव्यूल बना रहा हूँ, ये ओव्यूल है, ये एक ओव्यूल है, ये एक ओव्यूल मैंने बनाया। यहाँ पर एम्ब्रियो शैक है, क्या है, एम्ब्रियो शैक है। अब इस एम्ब्रियो शैक में ये एंटीपोडल सेल्स, ये पोलर न्यूक्लियाई और ये एग ऑपरेटस में 2 सिनर्जिड्स और ये। अब बताओ ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है काफ़ी डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर डेवलप हो चुका है और मेगास्पोर डेवलप हो चुका है और वो मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बना चुका है। एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गेमिटोफाइट है। किस स्ट्रक्चर को देख के क्या बता पाओगे कि ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है कि प्री फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन? जाहिर सी बात देखते ही आप बता दोगे कि ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, क्योंकि इसमें एग सेल दिख रही है। एग सेल दिखने का मतलब है कि अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। फर्टिलाइजेशन हो जाता तो ये जायगोट हो जाता। मैंने कहा ना एग ऑपरेटस है, अगर ये एग ऑपरेटस है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है, तभी तो एग है। अब अच्छा अगर इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका होता तो यहाँ पर ये जायगोट दिखाई पड़ता कि एग ऑपरेटस दिखाई पड़ता, ये पोलर न्यूक्लियाई दिखाई पड़ती कि पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दिखाई पड़ता। जाहिर सी बात है, ओव्यूल तो ओव्यूल ही रहेगा ना बेटा, ओव्यूल रहेगा। ओव्यूल के अंदर जो एग ऑपरेटस है वहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग क्या हो जाएगा, जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिनर्जी डिजेनरेट हो जाएंगी, एंटीपोडल सेल बाद में डिजेनरेट हो जाएंगी, पोलर न्यूक्लियाई पेन बन जाएंगी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो आगे चल के क्या बनाएंगी, इंडोस्पर्म बनाएंगी। सेंट्रल सेल पूरी ये सेंट्रल सेल जो है ना ये पूरी इंडोस्पर्म बन जाएगी, उसके न्यूक्लियस इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद आपको कभी भी एंटीपोडल सेल और एग ऑपरेटस ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, एग की जगह पर क्या हो जाएगा, जायगोट। और बाद में होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखोगे तो फिर वो एम्ब्रियो बनता हुआ दिखेगा और ये ओव्यूल फिर सीड बन जाएगा। ओव्यूल क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। बट अभी जब तक ओव्यूल है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तब तक ये ओव्यूल रहेगा, और ये ओव्यूल के अंदर एग ऑपरेटस दिखेगा। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो ये इवेंट और स्ट्रक्चर दोनों समझ में आए। वो स्ट्रक्चर जहाँ पर गेमीट बनता है या गेमिटोफाइट बनता है, फर्टिलाइजेशन के पहले तक सभी स्ट्रक्चर्स उनसे रिलेटेड क्या होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद चेंज हो जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर बोले जाते हैं। और जो इवेंट होते हैं जैसे कि पॉलिनेशन और गेमेटोजेनेसिस, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अब मैं इसके आगे आपको समझाता हूँ और वो होता है, वो हेडिंग है इसमें स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। तो स्टेमन क्या है ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने एनसीईआरटी ने यहाँ पे बना रखा है, ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने बना रखा है, ये स्ट्रक्चर स्टेमन, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। ये स्टेमन क्या है ये स्ट्रक्चर स्टेमन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर डिहाइसेंस होता हुआ एंथर दिखाई पड़ रहा है। ये तो इसमें स्टेमन में आपके 4 पार्ट्स होंगे। ये हुआ एंथर, ये हुआ फिलामेंट और ये वो पार्ट है डिस्टल प्रॉक्सिमल एंड है जो जुड़ा हुआ है या तो पेटल्स के साथ या तो थैलेमस के साथ। तो ये स्टेमन है, ये इतना पार्ट ये आपका एंथर है सिर्फ। इसमें ये देखो आप ये ऐसे जो दिखाया गया ना,
टेट्राहेड्रल। तो ये जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। तो एक टिपिकल एंथर में, ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर बोला जाता है इसको, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम लोग अब देखेंगे ये हेडिंग। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम इसी के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, या उसको आप आगे चल क्या बोलोगे, पॉलन सैक बोलोगे। जब पॉलन भर जाए, एक्चुअली क्या होता है, पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम को सिनोनिमसली यूज कर लिया जाता है दोनों वर्ड को, और उसी को पॉलन सैक या उसी को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। बट क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस ये है कि जब उसके अंदर पॉलन बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तब वही माइक्रोस्पोरेंजिया अब पॉलन सैक बोली जाती है। उसके पहले जब पॉलन डेवलप हो रहे हैं, या अभी नहीं हुए हैं, या होने वाले हैं, या हो रहे हैं, तब उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जब पॉलन बन के तैयार हो गए और पॉलन भरे हुए हैं उसमें, तब पॉलन सैक उसको बोलते हैं, उसी स्ट्रक्चर को पॉलन सैक हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स हम लोग स्ट्रक्चर भी समझेंगे, इवेंट समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। मुझे आपको मैं अगर फुल लेंथ आपको 1 घंटे का 1.5 घंटे का आपको या 2 बार में या 1 शॉट में चाहिए आपको ये चैप्टर एनसीईआरटी से रिलेटेड इसका एक्सप्लेनेशन, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं पूरा कर दूँगा। या फिर ऐसे छोटा छोटा मैं फ्रेगमेंट्स में दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा आसानी रहे, समझने में। 1 2 पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करके इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में और समझते चलते हैं। फुल लेंथ चाहिए अगर आप, तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो इतना ही चाहिए तो फिर ठीक है। पढ़ते रहिए, और कहीं भी किसी भी पॉइंट में, किसी लाइन में कोई कन्फ्यूजन हो तो भी आप कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।